नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ फेस करते हैं जब रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में हम जाते हैं। एलओआई मिलने के लिए पहले हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को हमें जो है उससे गुजरना पड़ता है, जिसके बाद हमें एलओआई मिलती है। एलओआई मिलने के बाद हमारा जो है एक अड़चन, एक पड़ाव तो पार हो जाता है, पर दूसरी जो एक अड़चन होती है, एक पड़ाव होता है जिसमें बहुत सारी एनओसीज़ लानी होती है। तो एनओसीज़ के लिए फिर हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। एनओसीज़ मिलने के बाद फिर हमें सारी एनओसी को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ भेजना पड़ता है, जिसकी मैंने बात की थी कि अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। अब पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है लोगों को पर्सनली जा कर के बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, शायद ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो एनओसीज़ जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचती हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी उसके बेसिस पे जारी हो जाती है। हमने इस प्रोसेस को समझा है जो हम रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में एक रिटेल आउटलेट के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। पर दोस्तों, बहुत सारी एनओसीज़ जो हमारी कभी कभी लंबा समय लेती हैं। बाबू राज है, अधिकारी काम नहीं करते, टेबल पे रख के बैठ जाते हैं, आपको चक्कर लगवाते हैं, इंतज़ार करिए, बैठिए, देखिए, हम कर रहे हैं, आज मीटिंग हो रही है, कल ये हो रही है, और उसमें बहुत सारा समय निकाल देते हैं। तो क्या दोस्तों, इससे क्या हमारे देश की प्रगति नहीं रुकती है? क्या हमारे देश की प्रगति इससे नहीं रुकती है कि जो लोग एक अपनी चेयर पे बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी है उसको करने की, वो लोग उस काम को टालते हैं? क्या ये एक, मैं इसे दूसरे तरीके से आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, क्या ये हमारे राष्ट्रवाद के अगेंस्ट नहीं है? क्या अगर हम क्या राष्ट्र की तरक्की नहीं चाहते हैं? तो जो लोग चेयर्स पे बैठे हैं दोस्तों, मुझे मुझे जो पर्सनल फीलिंग है वो ये है कि राष्ट्रवाद वही है जब वो अपनी ड्यूटीज़ को समय से करते हैं, प्रॉम्प्टली करते हैं, जैसे वो अपने घर के काम करते हैं। उस तरीके से अगर वो इस काम को भी लेके चलेंगे जिससे देश की प्रगति अफेक्टेड होती है, उन कामों को भी उतनी ही तत्परता से करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि इससे बड़ा नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म नहीं हो सकता किसी के लिए भी। तो एक छोटी सी बात मैं आपके सामने बड़ी स्पष्ट रखना चाह रहा था। अब हम बात करते हैं कि यूपी पीडब्ल्यूडी की नई गाइडलाइन जो कि 6 दिसंबर 2022 को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आई। उसके बाद भी बहुत सारे लोग पोर्टल पे जा कर के जो अपनी क्वेरीज रेज कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेके डिस्कशंस कर रहे हैं, और वो ड्राइंग्स को मांग रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि इंटरसेक्शन में आप सर्विस रोड का प्रावधान कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों को रिलैक्स किया गया था इस गाइडलाइन में, उसके बावजूद भी एनओसीज़ जारी नहीं हो पा रही हैं। तो क्या हमारा जो इंटेंट है कि हम सारी इस प्रोसेस को ईज़ आउट करें, बिज़नेस को ईज़ आउट करें, हम जो है ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं यूपी में कि इन्वेस्टमेंट आए। मैंने आपसे जो है कि इंडियन ऑयल के जो मार्केटिंग के हेड हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लेटर का भी जिक्र किया था, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी को लिखा है, सेक्रेटरी को लिखा है कि उनके बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की एनओसी में अटके हुए हैं, उस प्रोसेस में अटके हुए हैं। उन एनओसीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि वो एनओसीज़ हमारी जल्दी से जल्दी कर दें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रिटेल आउटलेट एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इंडियन ऑयल जो है वो अपने एस्टेब्लिश कर पाए। तो मेरा लगता है दोस्तों ये बहुत सही अप्रोच है। कहीं ना कहीं जब हम प्राइवेट कंपनियों को या दूसरे लोगों को हम कहीं ना कहीं उनके छोटे छोटे कामों को रोकते हैं, अपनी चेयर पे बैठ के, अपनी कुर्सी का, मैं साफ शब्दों में कहूँगा, मिसयूज़ करके, अपनी ड्यूटी ना करके, तो ये बहुत एक देश को जो है, एक देश की गति को, प्रोग्रेस की गति को रोकता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो बहुत कम्पिटिटिव है, मामला बहुत कम्पिटिटिव है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। मैं आपसे इंटरनेट की बात करता हूं, डेटा की बात करता हूं। आज की डेट में इंडिया में सबसे सस्ता, ऑल ओवर द वर्ल्ड चले जाइए, यूरोप चले जाइए, किसी भी आप मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाइए, कहीं भी जाइए, जितना डेटा सस्ता इंडिया में है, ईजिली अवेलेबल है, उतना दोस्तों कहीं अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। इट्स वेरी कॉस्टली। हम जब इस कंट्री से दूसरे कंट्री में, यूरोप वगैरह घूमने जाते हैं, तो हमें वहाँ कर लोकल सिम लेते हैं तो बहुत पेमेंट करनी पड़ती है, बट यहाँ से रोमिंग अगर हम लेके जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। इंटरनेशनल रोमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ आई, उन्होंने कम्पिटिटिव एज दिया बीएसएनएल को या और दूसरी कंपनियों को, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने डेटा को सस्ता किया, और हमें जो एक सस्ती फैसिलिटी, एक कम्पिटिटिव फैसिलिटी आ रही है। सरकारी अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर प्राइवेट अच्छा कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम दोस्तों देख रहे हैं जिस तरीके से अडानी के, मैंने आपको गैस स्टेशंस की बात की थी कि मेरे किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछा
कि क्या अडानी के रिटेल जो CNG स्टेशन है उसमें आगे बढ़े कि ना बढ़े, मैंने जिक्र किया था। बहुत अनफॉर्चुनेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कि वेस्टर्न मीडिया से है, जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, हिंडनबर्ग की अपनी कोई सैंक्टिटी नहीं है, वो अडानी जैसे ग्रुप को जो है इम्प्लीकेट कर रही है, उन पे चार्जेस लगा रही है। चार्जेस क्या, बल्कि वो रिपोर्ट उनका ओपिनियन है। अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाइए तो रिपोर्ट उनका ओपिनियन है। उस ओपिनियन से हमारे देश के बिजनेस के माहौल कितना अफेक्टेड होता है दोस्तों, हम लोग ये भी नहीं समझते हैं। और हमारे पॉलिटिकल जो मिलीज लेने वाले लोग हैं उसको किस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसमें इम्प्लीकेट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां दोस्तों डूबी हैं, मैं ऐसा कहूँगा, बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां डूबी हैं। हमने पीछे देखा चाइना में रियल एस्टेट की कंपनी डूब गई, बहुत सारे बैंकों को ले गई। किसी ने जो है हमारे जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। और यहाँ तो हमारी कंपनी डूबी नहीं, परफॉर्म कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं से दोस्तों इस तरह की इंसिडेंट जो हैं जब अपने ही देश के लोग बोलने लगते हैं तो हमारे देश का जो एक बिज़नेस का माहौल है उसके सेंटिमेंट्स को नेगेटिव करते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है कि हमें ऐसे उनसे बचना होगा। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में, रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और एक प्राइवेट सेक्टर ही दोस्तों ऐसा है कि जो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे इनोवेशंस कर सकता है, क्योंकि उनके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। उन्हें अगर आगे बढ़ना है तो परफॉर्म करना ही करना है। आज हम हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं, आज हम जो है एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों ये सरकारी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी सिस्टम की हम कंधों पे रख के नहीं कर सकते हैं। हमें ना कहीं प्राइवेट लोगों को आना पड़ेगा, बट अगर उन्हें बुलाना पड़ेगा, अगर हम उन्हें कहीं डिस्करेज करेंगे इस तरीके से हमारे देश के पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल माहौल करेगा, तो मुझे लगता है दोस्तों हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश की जो एक प्रोग्रेस है, क्या अच्छा नहीं लगता कि भारत जैसे गरीब देश जो कभी गरीब हुआ करता था, उसकी एक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसके एसेट्स आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये वेस्टर्न को डाइजेस्ट होगा जो कभी हम पे राज करते थे? तो हमें दोस्तों बहुत कॉन्शियस रहना है। लेटस आप भी एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, फ्यूल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या आप जब अड़चन फेस करते हैं, हिंड्रेंस फेस करते हैं, आपके साथ कोई गलत ट्रीट करता है, तो मुझे लगता है बहुत ही दुख की बात होती है, जिसकी मैं आप लोग की आवाज़ को हमेशा उठाता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं देखना है। सॉरी, थोड़ा मुझे लगता है टॉपिक से भटक गया, तो मैं UPPWD में आपके इनपुट्स की बात कर रहा था, बट क्योंकि ये बात मेरे दिल को बहुत अखरी है और बहुत अजीब लगा है कि किस तरीके से हमारे देश में बिजनेस के माहौल को ख़राब करने का एक षड्यंत्र या साजिश हो रही है जिसमें हमारे देश के लोग इन्वॉल्व हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दोस्तों। तो मैं आज बात कर रहा था PWD में आपके बहुत सारे इनपुट्स आए हैं। PWD के लिए आप लोगों ने बहुत सारी जो है अपनी क्वेरीज रेस की हैं कि आप लोग की जो है NOCs उसके बावजूद भी नहीं निकल पा रही, तो आप लोगों ने उसमें शेयर पूछा है कि हम क्या करें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि गाइडलाइन को ठीक से समझने की ज़रूरत है। मुझसे ऑयल कंपनीज़ भी डिस्कशंस कर रही हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारे जो PWD डिपार्टमेंट है वो उन्होंने एक पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर दी है, बट उसको खुद नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें ऊपर तक हमें अपनी बात पहुंचाने की ज़रूरत है। जहां पे कहीं पॉसिबिलिटी हो, लगता है कि ट्रैफिक सेफ्टी का एक प्रॉपर प्रोविज़न किया जा रहा है, चाहे सर्विस रोड बना के कर रहे हैं या दूसरी तरीके से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ इनको अप्रूवल देने चाहिए। मैंने सारे के सारे लिंक डाल दिए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि अर्बन एरिया के लिए जो है UPPWD वाले एग्री नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने प्रॉपर तहसील से एक पॉपुलेशन का सर्टिफिकेट लगाया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से गलत है। आप देख लीजिए, आपके आसपास प्रॉपर सेटलमेंट है, बिल्टअप एरिया है। हम यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट लिमिट या सिटी लिमिट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक टाउन जिसकी पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया दिया गया, अगर उसके ऊपर है तो गांव की पॉपुलेशन की भी बात नहीं कर रहे। तो आपको उसको अर्बन एरिया, बिल्टअप एरिया तो अर्बन एरिया मानना चाहिए, और उसमें जो 100 मीटर इंटरसेक्शन का नाम है उसके हिसाब से आपको अप्रूवल देना चाहिए। तो आप लोग भी अपने प्रपोजल बनाते समय इसमें बहुत कॉन्शियस रहिए, और मैंने कुछ चीज़ें इसमें आपको जो है एक्सप्लेन करी हैं, दोबारा से आप उनको समझ लीजिए कि गाइडलाइन में सर्विस रोड के साथ अप्रूवल देने की बात है। चेकलिस्ट में मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि इस जगह पे जो उन्होंने यहां पर लिखा है कि ये इंटरसेक्शन अगर इतने के अंदर आ रहा है तो सर्विस रोड के साथ में आप इसमें अप्रूवल ले सकते हैं। तो जिन लोग को UPPWD में क्वेरीज हैं, कुछ लोगों को मैंने जो है पर्सनल लेवल पे सर्विस रोड के अप्रूवल के साथ NH की ड्राइंग्स भेजी हैं। नेशनल हाईवेज़ बहुत कम है हमारे यहाँ, मेजर रोड्स हैं। स्टेट रोड्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो स्टेट हाईवेज़ हैं या हमारे पास मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं,
अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं और हमारे पास विलेज रोड्स आती हैं, ये बहुत हैं। इन पर रिटेल आउटलेट भी छोटी कैटेगरी के होते हैं। पहले तो उन पे इतने चार्जेस लगा दिए आपने, प्रोसेस को लेंदी कर दिया आपने, उसके बाद आप उस पर जो है एनओसी नहीं लोगों को दे रहे हैं, तो एनीवे डेवलपमेंट तो आप कहीं ना कहीं से रोक ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से समझिए। अगर ROW है तो इंटरसेक्शंस अवॉइड करने के लिए सर्विस रोड पे जाइए और आप अर्बन और रूरल के उसको समझिए, और मुझे लगता है कि तभी आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। गाइडलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोग को मैंने सर्विस रोड के साथ ड्राइंग्स भेजी हैं और जिन लोग को नहीं मिली हैं, तो मैं चाहूँगा कि sunkydesigner.com पोर्टल पे जाइए। बहुत सारे इंटरसेक्शंस के साथ क्लस्टरिंग में जो सर्विस रोड के प्रावधान है उसमें अप्रूव ड्राइंग, स्टैम्प ड्राइंग जो है वो लगी हुई हैं। आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। AutoCAD की भी ड्राइंगें हमने कहीं कहीं डाली हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो भी चाहते डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को समझिए, तभी आप इसको इसमें सफलता मिलेगी। तो यूपी PWD में क्योंकि बहुत सारी रोड्स हैं, बहुत सारे केसेस रुके हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी आदमी जल्दी समझता भी नहीं है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से कहूँ, उनका एक अपना माइंडसेट है, काम करने का तरीका है। और यही एक रीज़न है कि हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अगर हमें देश की तरक्की एश्योर करनी है दोस्तों, तो हमें अपनी बात पहुंचानी होगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर नहीं मिल रहा है तो हमें बिजनेस लेना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से थोड़ा सा आपको एम्पावरमेंट मिल रहा होगा। मैंने नीचे लिंक्स दिए हैं और sunkydesigner.com का भी मैंने वो रिसोर्सेज का लिंक नीचे दे दिया, जिससे आप अपनी ड्राइंग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपने जो है प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और बहुत टेंशन लेके काम मत करिए। प्रोसेस है, एक चैनल है, एक रास्ता है, उसको समझ लेंगे तो शायद आपकी जो है डगर है वो आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।